Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about controversy on central government or union government, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So let us understand the context first. देखिए, हाल फिलहाल में जब एक तरफ यहाँ आसाम में इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर भी इलेक्शंस हुए थे उसी टाइम में, और फिर तमिलनाडु में सरकार बदली एंड द न्यू गवर्नमेंट केम फ्रॉम DMK पार्टी, और जो न्यू गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला चीफ मिनिस्टर हैं ही इज़ MK स्टालिन एंड ही अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 7 मई 2021. और जब से DMK की सरकार आई है तमिलनाडु में, तब से उन्होंने जो हमारी केंद्र में सरकार है उसको रेफ़र करने के लिए जो टर्म का इस्तेमाल है वो बदल दिया है. वो पहले तमिल लैंग्वेज में केंद्र की सरकार को कहा जाता था मथाथिया अरासू. अब ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पहले तमिलनाडु की सरकार अपने किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में केंद्र की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कह के बुलाती थी, लेकिन जब से DMK पार्टी पावर में आई है तब से ये केंद्र की सरकार को औंद्रिया अरासू कह के बुलाते हैं, जिसका मतलब है यूनियन गवर्नमेंट. तो काफ़ी छोटी सी बात सुन के लगेगी आपको कि पहले की जो भी सरकारें होती थी तमिलनाडु की, वो केंद्र की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाती थी. अब जो मौजूदा सरकार है वो केंद्र की सरकार को यूनियन गवर्नमेंट कह के बुला रही है. लेकिन इस बात पे तमिलनाडु के अंदर जो पार्टी अपोजिशन में है BJP, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट यानी कि DMK की पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रही है. अब ये पॉलिटिकल मुद्दे हमारे किसी काम के नहीं हैं कि DMK ने क्या कहा, BJP ने क्या कहा. ये पूरे कंट्रोवर्सी में जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो है यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. आखिर इन दोनों टर्म्स में अंतर कहाँ है और क्यों इसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है और दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा. अदरवाइज़ हम तो इसको इंटरचेंजेबल तरीके से अभी तक यूज़ करते रहे हैं. कभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, कभी यूनियन गवर्नमेंट बोल देते हैं केंद्र की सरकार को. So what is the issue of this central versus union government debate? This is entirely a symbolic fight. सिंबॉलिक फाइट है. देखिए, इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप किस नाम से केंद्र की सरकार को बुलाते हैं उससे बहुत कुछ पता लगता है कि आप केंद्र की सरकार को किस तरह से देखते हैं या इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आप किस तरह से समझते हैं, वेदर इट इज़ यूनिटरी और फेडरल. देखिए, यूनिटरी और फेडरल के बीच का क्या अंतर होता है, ये दोनों पॉलिटिकल सेटअप क्या होते हैं, ये मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 मई 2021 वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था. एक बार फिर भी ब्रीफली यहाँ देख लेते हैं. देखिए, फेडरल सिस्टम का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार, चलिए उसको अभी न सेंट्रल बोलते हैं न यूनियन बोलते हैं, उसको नेशनल गवर्नमेंट बोल देते हैं. तो जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके अपने पावर फंक्शंस ड्यूटीज़ अलग हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी अपने पावर फंक्शंस ड्यूटीज़ अलग हैं. कोई किसी से ऊपर नहीं है. तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबसर्विएंट टू नेशनल गवर्नमेंट. दोनों से ऊपर है लोग, या उनसे भी ऊपर आप कह लीजिए तो संविधान है. दोनों संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं. So they both of them get authorities according to the constitution. This is the meaning of a federal setup. लेकिन यूनिटरी सेटअप का मतलब होता है दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज सबसर्विएंट टू द नेशनल गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन डायरेक्टिव ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट. अब जब हम मानते हैं कि यूनिटरी सेटअप है, उस केस में जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाना चाहिए. सेंट्रल मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो बस ये बात की वाली बात है. बस आप ऐसे समझ लीजिए, लड़ाई है बस टर्मिनोलॉजीज़ की, सिंबॉलिक फाइट है. तो सुभाष कश्यप जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जिनकी किताब भी आप लोग पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, वो क्या कहते हैं दैट द यूजिंग द टर्म सेंटर और द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सबसर्विएंट टू द नेशनल गवर्नमेंट. तो
कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का अगर हम इस्तेमाल करते हैं नेशनल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट मीन्स वी आर हिंटिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सबसर्विएंट, नीचे हैं नेशनल गवर्नमेंट के, एंड वी आर फॉलोइंग ए काइंड ऑफ यूनिटरी सिस्टम। लेकिन अगर ट्रू फेडरल सेटअप हो, ट्रू फेडरल पॉलिटी हो, तो वहाँ पे केंद्र की सरकार को या नेशनल गवर्नमेंट को हमें यूनियन बुलाना चाहिए, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब समस्या यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा साफ साफ लिख के तो दिया नहीं है कि वी विल बी फॉलोइंग, वी आर हैविंग यूनियन सेटअप और अ फेडरल सेटअप, यूनिटरी सेटअप और अ फेडरल सेटअप, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे स्टेट के फंक्शंस अलग, सेंटर के फंक्शंस अलग, और एक वेल डिफाइंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। तो उन फीचर्स को देख करके मोटा मोटा ये लगता है कि आवर Constitution has envisaged a federal setup, but at the same time there are so many other features as well. For example, emergency provisions, जहाँ पे स्टेट के पूरे पावर्स मोर और लेस सेंटर के हाथ में चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इस तरह के कई सारे फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्शन देते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा यूनिटरी टाइप भी है, एंड दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट नोन एज ए फेडरल फीचर विथ यूनिटरी बायस। ये सब कुछ क्या है फेडरल, क्या है यूनिटरी बायस, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो यू कैन वॉच आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 मई 2021, वहाँ के एडिटोरियल सेगमेंट में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। मुद्दा ये है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोथ काइंड ऑफ फीचर्स, और इस कारण से केंद्र की सरकार को, नेशनल गवर्नमेंट को कभी कभार लगता है कि दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, दे आर द सेंटर। इनफैक्ट पूरा मुद्दा जो यही है कि जो नेशनल लेवल पे सरकार है, आर दे सेंटर ऑफ द एंटायर पॉलिटी, मतलब आर दे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। इफ यस, इफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सबसर्विएंट टू देम, देन दे शुड बी नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ नो, इफ दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल सेटअप, दे आर नॉट सुपीरियर टू द स्टेट गवर्नमेंट, देन दे शुड बी नोन एज यूनियन गवर्नमेंट। अब सारा डिबेट यही है। तो अब अलग अलग फीचर्स की बात की जाए तो पता लगता है कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेडरल है, नहीं पूरी तरह से यूनिटरी है। लेकिन अगर बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को लेकर के बात की जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से शब्द का इस्तेमाल करता है, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर। लुक, आर्टिकल 1 itself says that India, that is भारत, shall be union of states। तो यहाँ पे यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया, अदरवाइज हर जगह नेशनल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द यूनियन का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 53 सेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो ऑलमोस्ट हर जगह जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको इंडिकेट करने के लिए यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म इज नॉट यूज्ड ओरिजिनली बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो ओरिजिनली संविधान बन के आया उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये वर्ड सेंट्रल आता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डज दिस वर्ड सेंट्रल कम्स। हम तो रोज बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, संविधान में लिखा है यूनियन लेकिन हम बोलते हैं सेंट्रल। तो आप इसको कह सकते हैं कॉलोनियल कैरी ओवर या कॉलोनियल हैंगओवर। ब्रिटिशर्स के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था गवर्नर जनरल के लिए। उस टाइम में कैसा है कि गवर्नर जनरल जो होते थे ही यूज्ड टू बी द सेंट्रल पॉइंट और द सेंट्रल अथॉरिटी, जिनसे बाकी तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट होते थे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देख सकते हैं उस टाइम के ब्रिटिश एरा के न्यूज़पेपर में भी ये टर्म आता था सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, डायरकी लाया गया उसके अंतर्गत, और अब सेंटर और स्टेट या फिर प्रोविंसेस के पावर डिवाइड कर दिए गए, और प्रोविंसेस में भी उनके जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो मुद्दा यह है कि सेंटर और प्रोविंस के लेवल पे जब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बांट दिया गया तब भी जो नेशनल लेवल पे सरकार थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहा गया। मतलब ब्रिटिशर्स का तरीका था थोड़ा यूनिटरी टाइप का, क्योंकि ब्रिटेन में तो आपको आज भी पता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम तो है नहीं। तो उसी तरह का सिस्टम वो इंडिया में लेकर के आए थे, जहाँ पे पूरा का पूरा जो सेंट्रल जो नेशनल गवर्नमेंट थी डायरेक्टेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बाद में वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो होते थे सेंट्रल पॉइंट, और उन्हीं से बाकी सारे प्रोविंसेस के पावर डिराइव होते थे। तो उस टाइम का ये टर्म है ब्रिटिशर्स हैंगओवर है, जो अभी तक चल रहा है केंद्र की सरकार को या नेशनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट नाम से बुलाने का।
बट ऑफिशियली दिस सेंट्रल वर्ड वॉज डिस्कार्डेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जानबूझ करके दे स्पेसिफिकली सेड दैट द सेंटर वर्ड विल नॉट बी यूज्ड। सेंटर वर्ड का इस्तेमाल करते ही होगा क्या कि स्टेट्स कहीं ना कहीं दे विल बिकम सबसर्विएंट, और हमारा जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम बनाने का जो विजन है वो डिफीट हो जाएगा। एंड दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स specifically discarded the term center and instead used the word union. In fact, B.R. Ambedkar साहब ने क्लैरिफाई भी किया कि both the union and the states are created by constitution. Both derive their respective authority from the constitution. That means that no one is subordinate to the other. That means both work in their own field and coordinate with each other. It's nothing like the state governments or the state polity is subordinate to the central polity और द नेशनल पॉलिटी। इतनी आदत हमें पड़ चुकी है कि हर बात पे हम सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन अगर टेक्निकल तरीके से बात की जाए तो नेशनल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनियन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सेंट्रल वर्ड का। और अब यही करना शुरू किया है डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में, जिसको लेकर के प्रोटेस्ट उठ गया है। क्यों? क्योंकि अब डीएमके पे एलिगेशन लगाए रहे हैं वहाँ के जो लोकल यूनिट्स हैं कि ये इट इज़ ए काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, ये कहीं ना कहीं अलगाववाद है, कहीं ना कहीं ये इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा है। आज आप सेंटर को सेंटर ना करके यूनियन कह रहे हैं, यानी कि यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन योर ओन रीजनल राइट्स। टुमारो यू विल से कि आई वांट अ सेपरेट और इंडिपेंडेंट कंट्री, तमिलनाडु और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है और द फैक्ट रिमेन्स कि हमारे संविधान में भी सेंट्रल वर्ड को अवॉइड किया गया है। सेंट्रल वर्ड और द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इज जस्ट ए कॉलोनियल हैंगओवर। टेक्निकली द करेक्ट वर्ड इज यूनियन। अब इस पूरे मुद्दे पे देखिए बीजेपी डीएमके इस तरह का सवाल नहीं आएगा। सवाल सिविल सर्विसेज में अगर आता है तो इस तरह का कुछ आएगा कि डोंट यू थिंक दैट द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर सूटेड टू मेंटेन यूनिटी ऑफ इंडिया। क्रिटिकली एनालाइज कि कहीं ना कहीं सेंट्रल इस्तेमाल करने से कहीं स्टेट्स को एक साथ जोड़ करके रखने का, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखने का एक तरीका हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। डोंट यू थिंक दैट इट शुड बी प्रेफर्ड ओवर द वर्ड यूनियन। यूनियन से स्टेट्स को लगता है कि उनके पास ज़्यादा पावर है, आज ज़्यादा पावर है तो कल होकर के वो और ज़्यादा पावर डिमांड कर सकते हैं। इस तरह का आर्गुमेंट हो सकता है। फिर इसमें आपको, चूंकि ये क्रिटिकली एनालाइज है, तो आपको दोनों एस्पेक्ट से पॉइंट्स लिखने हैं। मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे इस तरह के सवाल को आप टैकल कर सकते हैं। तो यू शुड एक्सप्लेन लाइक दिस दैट द वर्ड सेंट्रल इंडिकेट्स यूनिफाइंग टेंडेंसी। कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि सेंट्रल बोलते ही ये हमारी यूनिटी को इंडिकेट करता है। इट कीप्स कंट्री इंटैक्ट एज वन। पूरे देश को एक, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एक बनाए रखने में मदद करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, ये इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को ये सोचने का मौका नहीं होता कि उनके पास पावर है और वो अपने रीजनल ऑटोनॉमी को डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हमेशा लगता है कि उनसे ऊपर है, और थोड़ी सी भी अगर वो इनडिसिप्लिन दिखाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल पुल देम डाउन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? व्हेन वी ओवर एम्फेसाइज ऑन यूनिफाइंग टेंडेंसी वी नेग्लेक्ट रीजनल एस्पिरेशंस। हम लोगों के रीजनल डिमांड्स को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं ना, देश हमारा बहुत बड़ा है, वी हैव ह्यूज डाइवर्सिटी एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न और ड्रेसिंग सेंस इज कंसर्न और ईटिंग हैबिट इज कंसर्न। अगर सबको हम एक साथ बांधने लगेंगे तो देयर विल बी चैलेंजेस। आपको पता है कि कैसे हमने स्टार्टिंग में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, और बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना पड़ा जिसमें लैंग्वेज एक बेसिस रखा गया इन 1956। तो ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। तो अगर रीजनल एस्पिरेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया देन देयर विल बी मोर थ्रेट्स, पीपल विल प्रोटेस्ट। आज अलग अलग जगहों पे उनके हिसाब से उनको अपने बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का अधिकार है, तभी तो सब एक साथ मिलकर के एक देश का हिस्सा बने पड़े हैं। आप देखिए कि स्टेट के अंदर भी, फॉरगेट अबाउट स्टेट लेवल फेडरलिज्म, जहाँ जहाँ पे और ज़्यादा पावर डिवोल्यूशन की जरूरत पड़ी है वहाँ पे हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए हैं, जैसे कार्बी अंगलोंग है, उनको और ज़्यादा पावर हमने दिया है। जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि रीजनल इंटरेस्ट, रीजनल एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत है, वी हैव डिवॉल्व्ड मोर पावर एंड दिस इज आवर स्ट्रेंथ। Rather than focusing on unifying tendency, we should devolve more power to the regional
areas in order to satisfy regional aspirations, then only people can remain unified as one particular country. अगर ज़बरदस्ती बांध के रखने की कोशिश करेंगे without recognizing and respecting their aspirations, their cultural regional aspirations, then there will be more protest and that will be real threat on unity and integrity. So फिर आप कंक्लूजन में इस तरह की बात लिख सकते हैं कि इफ़ वी वांट टू सस्टेन द कंपोजिट कल्चर ऑफ आवर कंट्री, कंपोजिट कल्चर आपको पता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी 51 AF में दे रखा है, और इफ़ वी वांट टू रेस्पेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, देन वी शुड अवॉइड एक्सेसिव यूनिफाइंग टेंडेंसी, वी शुड गिव अप आवर एक्सेसिव biasness or you may say excessive focus on the term central. Rather we should adopt the term union, where we give equal respect to the central as well as regional political setups. The next article is taken from international segment. It is about tax inspectors without borders, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाया है यूएनडीपी ने OECD के साथ मिल करके। इस प्रोग्राम में किया क्या जाता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़ को ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो अपने यहाँ पे टैक्स की चोरी को कम कर सकते हैं, कैसे वो एफिशिएंट तरीके से अपने यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। सो सी इट, रीड इट, यू विल नो। इकोनॉमिस्ट में ये आर्टिकल आया कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इज ए प्रोग्राम बैक्ड बाय OECD एंड UNDP इज हेल्पिंग कंट्रीज टू टैकल टैक्स अवॉइडेंस। इसमें भी खासकर जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे टैक्स सिस्टम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। और अब इससे रिलेटेड एक करंट न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है कि ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया के टैक्स अथॉरिटीज़ अब भूटान के टैक्स अथॉरिटीज़ को ट्रेन कर रही हैं कि कैसे वो अपने यहाँ के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बना सकते हैं। और ये प्रोग्राम 24 महीनों का होगा, जहाँ पे इंडिया के टैक्स अथॉरिटीज़ विल ट्रेन भूटानीज टैक्स अथॉरिटीज़। अब इसका देखिए मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंडिया भूटान रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो करंट इशूज़ में आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ हैव इंगेज्ड इनटू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ भूटानीज टैक्स अथॉरिटीज़ अंडर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम। ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about green hydrogen and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So छोटा सा न्यूज़ है, करंट न्यूज़ काफ़ी छोटा है। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने 2 दिन की ग्रीन हाइड्रोजन पे एक समिट रखी थी इन्वॉल्विंग ब्रिक्स कंट्रीज। दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय NTPC। अब इस न्यूज़ में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो इनफैक्ट अलग अलग तरह के हाइड्रोजन होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। ये नाम कैसे दिए गए हैं वो समझिए। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। तो ये कभी भी मत सोच लेना कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन कलर का होगा, ब्लू हाइड्रोजन ब्लू कलर का होगा या ग्रे हाइड्रोजन ग्रे कलर का होगा, ऐसा नहीं है। ऑल सच हाइड्रोजन्स आर ऑफ सेम, दैट इज कलरलेस। इनका अलग अलग नाम क्यों पड़ा है? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। अगर बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है हाइड्रोजन को, देन इट इज़ नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। अगर कम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो ब्लू हाइड्रोजन, और इन्वायरमेंट डैमेजिंग है तो ग्रे हाइड्रोजन। होता क्या है कि ग्रे हाइड्रोजन में नेचुरल गैस मीथेन को ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोजन अलग और CO2 अलग। और ये जो CO2 जो एक ग्रीन हाउस गैस है, अगर इसको रिलीज कर दिया गया इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंटल डैमेजिंग अप्रोच हो गया। तो इस तरह का हाइड्रोजन जो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन बना है, जिसमें नेचुरल गैस को हमने हाइड्रोजन में और CO2 में ब्रेक किया और CO2 को इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया, ये हाइड्रोजन को कहा जाएगा ग्रे हाइड्रोजन, विच इज़ इन्वायरमेंटल डैमेजिंग। क्योंकि इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया है। अगर दूसरा तरीका हो सकता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन जो है वो ग्रे हाइड्रोजन से इन्वायरमेंटली बेहतर होगा। इसमें कैसा होगा कि CO2 को इन्वायरमेंट में ना छोड़ने के बजाय एब्जॉर्ब करके अंडरग्राउंड स्टोर कर लेंगे। तो इन्वायरमेंटल डैमेजिंग तो नहीं हुआ कम से कम, लेकिन फिर भी CO2 बना है तो आज नहीं तो कल ये एस्केप कर सकता है।
लेकिन सबसे बढ़िया हाइड्रोजन होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन होता है ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि पानी आपको पता है, उसमें H2O उसका केमिकल फार्मूला है, 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। पानी को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं जब, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन मिलता है हमें और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, और ऑक्सीजन रिलीज होना तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बात है। इसी कारण से इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन बनता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन चाहे ग्रीन हो, ग्रे हो, ब्लू हो, सब होते एक ही है, उनके कलर में कोई अंतर नहीं है। हाइड्रोजन के कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं वो भी समझिए। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है फर्टिलाइज़र बनाने में, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र बनाने में। आपको पता है NH4 होता है अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र का सबसे पहला एलिमेंट यूनिट NH4+। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने में। उसके अलावा हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है रॉकेट फ्यूल बना के लिए। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल एक एनर्जी की तरह भी किया जा सकता है, एनर्जी सोर्स की तरह भी किया जा सकता है। अगर इसको हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट रिलीजेस हीट एनर्जी, सो इट कैन बी यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन का इस्तेमाल अब बैटरीज बनाने में भी किया जा सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल सबसे बढ़िया होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इसमें कैसा है, एक तरफ से हाइड्रोजन भेजिए, ये रेड कलर से देखिए हमने हाइड्रोजन दिखाया। अब हाइड्रोजन क्या है, H ही तो है, H। अगर हाइड्रोजन से H से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, जैसे ये येलो कलर से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो जो ग्रीन कलर का बचेगा कंपाउंड वो होगा H+, वो यानी कि प्रोटॉन। तो यानी कि हाइड्रोजन को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग। अब इलेक्ट्रॉन को अगर इस सर्किट से निकाला जाए, ट्रांसफ़र कराया जाए, ट्रांसपोर्ट कराया जाए, तो दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से समझ लीजिए हाइड्रोजन रेड कलर से आया, बहुत सारा हाइड्रोजन तो बिना रिएक्ट किए भाग जाएगा। कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, उसका प्रोटॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। जब प्रोटॉन यहाँ से इधर आएगा तो H+ इधर आया और इधर से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आया। ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के ऑक्सीजन पे चिपक जाएंगे, इधर से ब्लू कलर का ऑक्सीजन डाला जाएगा। तो ऑक्सीजन पे जब चिपक जाएंगे तो O2- हो जाएगा और इधर से H+ आ ही रहा है, तो O2- और H+ मिल करके वाटर वेपर भी बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस सोचिए कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें कोई भी पॉल्यूटिंग मटेरियल नहीं है। एक तरफ से हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन है और निकल क्या रहा है, वाटर वेपर। तो देयर इज़ नो इन्वायरमेंटल डैमेज एट ऑल इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। उसके अलावा हाइड्रोजन का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ किया जा सकता है, एंड इट विल बी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि हाइड्रोजन इज़ फ्यूचर। हाइड्रोजन ही हम बेहतर फ्यूचर की तरफ हमें लेके जा सकता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल आपको CNG के बसेज में भी किया जा रहा है आजकल, CNG के साथ मिक्स करने में। और यही कारण है हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडिया एक पॉलिसी लेकर के आया है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसमें फोकस किया जाएगा हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस करने का। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about toeconomy, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So toeconomy समझने से पहले briefly समझ लेते हैं टॉयकाथन ऑफ 2021। टॉयकाथन कराया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, बाकी सारी मिनिस्ट्री जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ मिल करके टॉयकाथन 2021 कराया था। टॉयकाथन 2021 में कैसा है कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया गया था ताकि वो इंडिया के जो भी कल्चर हैं उसके बेसिस पे नए नए टॉयज़ को बना करके दिखाएं। तो इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हुए टॉयज़ को बनाने का एक समझिए कि कंपटीशन इवेंट रखा गया, ऑनलाइन कंपटीशन इवेंट, जिसको नाम दिया गया टॉयकाथन। अब ये टॉयकाथन ख़त्म होने पे इसके एंडिंग सेरेमनी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉयकाथन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत की और उसमें उन्होंने एक इशू रेज किया जिसका नाम दिया गया टॉयकोनॉमी। टॉय से रिलेटेड, टॉय सेक्टर से रिलेटेड इकोनॉमी को नाम दिया गया है टॉयकोनॉमी। और टॉयकोनॉमी में उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया को लीडर बनाना है टॉय सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से हम टॉय प्रोड्यूस कर नहीं रहे। पूरे दुनिया भर में $100 बिलियन के अगर टॉय प्रोड्यूस होते हैं हर साल, तो हमारे यहाँ उसका बस $1.5 बिलियन, यानी कि पूरे दुनिया भर का 1.5% टॉय शेयर इंडिया को बिलोंग करता है, बहुत कम बिलोंग करता है। हम अपने यहाँ पे मतलब पूरे दुनिया भर की तुलना में बहुत कम टॉय प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जितनी भी टॉय की रिक्वायरमेंट्स हैं उसका 80% ऑफ आवर टॉय रिक्वायरमेंट इज़ मेड थ्रू इम्पोर्ट।
तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर पाएँ, अगर हमारे देश की टॉय रिक्वायरमेंट्स को अगर हम अपने देश में ही मीट कर पाएँ, तो सोचिए इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कितना बूस्ट मिलेगा। तो ये है टॉय इकोनॉमी, जिस इशू को रेज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2 डाटा याद रखना, $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, हमारा शेयर बहुत कम है, $1.5 बिलियन, एंड 80% ऑफ टॉयज आर इम्पोर्टेड। The next article is taken from Assam segment. It is about export of Assam GI products. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले समझते हैं, फिर करंट इशू पे आएंगे। APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया था 1985 में अकॉर्डिंग टू दिस APEDA एक्ट of 1985. That means it is a statutory body. It functions under Ministry of Commerce and Industry, और नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, इसका काम ही है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट बूस्ट देना। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री सेक्टर, इनके एक्सपोर्ट को बूस्ट कराना, फॉरेन एक्सपोर्ट को बूस्ट कराना इसका काम है। नॉर्थ ईस्ट में आजकल खास कर ये फोकस कर रहा है, आसाम के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट बूस्ट कराने में खासकर फोकस कर रहा है। और हाल फिलहाल में अब APEDA ने फैसला लिया है कि जो आसाम के GI प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कार्बी एंगलोंग का जिंजर, आसाम लेमन या जोहर राइस, इनके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट किया जाए। पहले से भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होते रहे, लेकिन अब इनके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट किया जाए। जोहर राइस के बारे में, कार्बी एंगलोंग जिंजर और आसाम लेमन के बारे में तो आप जानते ही हैं। जोहर राइस के बारे में, जो कि ये भी एक GI प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। इट इज़ अ नॉन बासमती राइस टाइप, इट इज़ सेंटेड राइस, काफ़ी बेहतर एरोमा होता है इसमें, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉली राइस, मतलब विंटर राइस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाय द नेम विंटर राइस। इट हैज़ गॉट GI टैग फ्रॉम आसाम। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 351 to 355. Topic number 351 is about National Crisis Management Committee for effective implementation of relief measures in the wake of natural calamities. The Government of India has set up National Crisis Management Committee and it will be chaired by Cabinet Secretary. Please attempt this question based on topic number 351. Topic number 352 is about Chang'e 5 program. It is an unmanned spacecraft launched by China recently. It will help Chinese scientists to learn about moon's origin, formation and volcanic activity on its surface. Chang'e name has been taken from a mythological Chinese moon goddess and the objective of the mission is to bring back lunar rocks. पिछले 4 डिकेड्स में कोई भी ऐसा मिशन नहीं हुआ है that has focused on bringing back moon rocks. लेकिन 1960-70s में US ने या सोवियत यूनियन ने इस तरह के प्रोग्राम जरूर चलाए थे इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक ल्यूनर रॉक्स। सो अगर चाइना ऐसा कर पाता है तो चाइना विल बी थर्ड कंट्री टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक्स ऑन इन अर्थ सरफेस। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 352. टॉपिक नंबर 353 is about deep ocean mission. It is an ambitious mission launched by Ministry of Earth Sciences. The focus will be on understanding deep sea mining and ocean climate change advisory services, यानी कि ओशन के अंदर किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है उसको समझने पे फोकस रहेगा। इंडिया हैज़ बीन अलॉटेड 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन बाय इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी फॉर deep sea mining, and Central Indian Ocean Basin Reserve is rich in metals like iron, manganese, nickel and cobalt. तो इसे इन सब मेटल्स में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में फायदा हो सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 353. टॉपिक नंबर 354 is about Sentinel-6 satellite. It is a satellite that has been designed to monitor ocean surface. Height of the ocean surface will be monitored with help of this Sentinel-6 satellite. It has been developed by European Space Agency and NASA in joint manner, and this satellite has been launched by a rocket of SpaceX, which is a private US space agency, SpaceX. इसके रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट से इस सैटेलाइट Sentinel-6 को लॉन्च किया गया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 354. टॉपिक नंबर 355 इज अबाउट दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज इन अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पिछले साल चाइनीज आर्मी के साथ कन्फ्लिक्ट के बाद डिमांड हो रही है कि अपर अरुणाचल प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया जाए और उसके लिए दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। और इसको लेकर के काफ़ी सारा डिबेट हो रहा है, इस कारण से दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 355. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 346 to 350 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं।
Any dispute among the state is original jurisdiction of Supreme Court. Absolutely correct. Longest interstate boundary is between Assam and Meghalaya. So the second statement is wrong. Correct answer is option A. Mount Olympus is located in Greece. It is in fact highest mountain of Greece. That's all from our side for today. Thanks for watching.